हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी की ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास चुना है तो इसमें आप लोगों को एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इससे पहले अगर आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी है तो हमने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। चलिए इतिहास के सिलेबस का प्रश्न पत्र 1 में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिलेबस थोड़ा सा लंबा है इसलिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं उसे जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। यह बात तो किसी से नहीं छिपी है कि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। चलिए सिलेबस की चर्चा करते हैं। स्त्रोत में क्या? पुरातात्विक स्त्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, साहित्यिक स्त्रोत। इनमें क्या क्या पढ़ना है? स्वदेशी, प्राथमिक एवं द्वितीयक, कविता, विज्ञान साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य और धार्मिक साहित्य। और विदेशी वर्णन में क्या? यूनानी, चीनी एवं अरब लेखकों के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर समझाई हुई एनसीईआरटी की वीडियो को देखा है तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास क्या है। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में क्या देखना है? भौगोलिक कारण, शिकार एवं संग्रह, पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण युग, कृषि का आरंभ, जिसमें नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़ना है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में उसका उद्गम काल, विस्तार, विशेषताएं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, अस्तित्व एवं महत्व और कला एवं स्थापत्य के बारे में जानना है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ, आप लोगों को लगता होगा ना, आप लोगों ने एनसीईआरटी में सबके बारे में जिक्र किया है ना। महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ में क्या है? सिंधु से बाहर पशुचारण एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियाँ, कृषियों का विकास, शिल्पकर्म, मृदभांड एवं लौह उद्योग के बारे में जानना है। हम जल्दी जल्दी सिलेबस को देखते हुए जाएंगे। आर्य एवं वैदिक काल, इनमें भारत में आर्यों का प्रसार। फिर वैदिक काल में धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल तक का रूपांतरण, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, वैदिक युग का महत्व, राजतंत्र एवं वर्ण व्यवस्था का क्रम विकास। 6 नंबर पे लिखा हुआ है महाजनपद काल में क्या क्या पढ़ना है? महाजनपदों का निर्माण, गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय नगर केंद्रों का उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकड़, सिक्का ढलाई, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रसार, इसी काल में तो हुआ था ना। फिर मगधों एवं नंदों का उद्भव, ईरानी एवं मकदूनी आक्रमण एवं उसके प्रभाव। नंबर आता है मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी इसके बारे में जानकारी करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, अशोक के बारे में पढ़ना है। धर्म की संकल्पना, धर्मादेश, राज्य व्यवस्था और मौर्य का साम्राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था, उसकी कला, स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प, विदेशी संपर्क, धर्म एवं धर्म का प्रसार, साहित्य, साम्राज्य का विघटन, शुंग एवं कर्ण वंश के बारे में भी पढ़ने लेना है। इसके बाद उत्तर मौर्य काल, इनमें भारत, यूनानी, शक, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप के बारे में, किन किन के बारे में? बाहरी विश्व से संपर्क, नगर केंद्रों का विकास एवं अर्थव्यवस्था, टंकड़ धर्मों का विकास, महायान, सामाजिक दशाएं, कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य एवं विकास के बारे में जानकारी करनी है। या बोलें तो सीधे सरल भाषा में बोलें तो इनके बारे में पढ़ना है। प्रारंभिक राज्य एवं समाज, पूर्वी भारत, दक्कन एवं दक्षिण भारत में किन किन के बारे में पढ़ना है? खारवेल, सातवाहन वंश, संगमकालीन, तमिल राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, टंकड़, व्यापारिक श्रेणियाँ एवं नगर केंद्र, बौद्ध केंद्र कौन कौन से थे, संगम साहित्य एवं संस्कृति, कला एवं स्थापत्य के बारे में भी पढ़ना है। इसे नंबर बाय नंबर लिख दिया गया है ताकि आप आसानी से सिलेबस को समझ सकें। इसलिए ये ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि हमें ये पढ़ना है और इनमें क्या क्या पढ़ना है उनका विस्तार पूर्वक नीचे लिखा हुआ है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश में आ गए थे हम लोग। गुप्त वंश, वाकाटक एवं वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है। इनमें क्या क्या, इनकी राज व्यवस्था एवं प्रशासन, इन वंशों की आर्थिक दशाएं, गुप्तकालीन टंकण, भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन कैसे हुआ, भारतीय सामंतशाही, जाति प्रथा, स्त्री की स्थिति, शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थाएं, नालंदा, विक्रमशिला एवं वल्लभी, साहित्य, विकास साहित्य एवं कला एवं स्थापत्य। थोड़ा सा संचरण किया गया है, लेकिन अगर सरल भाषा में समझे तो हमें इनके बारे में हर वो जानकारी करनी है जो सामाजिक राज व्यवस्था, प्रशासन कैसे चलाते थे, इनकी आर्थिक दशाएं कैसी थी, भूमि अनुदान कैसा था, नगरों का विकास कैसे हुआ, नगरों का पतन कैसे हुआ, इन सब के बारे में जानकारी करनी है। इसके बाद गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, इनमें क्या क्या है, कंदरव वंश, पल्लव वंश, बदवी का चालुक्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, व्यापारिक श्रेणियाँ एवं साहित्य, वैष्णव एवं शैल धर्मों का विकास, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य जी के बारे में, वेदांत, मंदिर संस्थाएं एवं मंदिर स्थापत्य, पाल वंश, सेन वंश, राष्ट्रकूट वंश, परमार वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, सांस्कृतिक पक्ष, सिंध के अरब विजेता, अलवरनी, कल्याण का चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, स्थानीय शासन, कला एवं स्थापत्य का विकास, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर एवं मठ संस्थाएं, अग्रहार वंश, शिक्षा एवं साहित्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट में रुचि रही है तो यह एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए। इसके बाद ट्वेल्थ नंबर पे लिखा हुआ है प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य। इनमें भाषाएं एवं मूल ग्रंथ, कला एवं स्थापत्य के क्रम विकास में प्रमुख चरण, प्रमुख दार्शनिक चिंतक एवं शाखाएं, विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र के विचार के बारे में हमें जानकारी करनी है। अब मध्यकालीन भारत के बारे में जानना है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 से 1200 तक की ईस्वी में, उसकी राज व्यवस्था, उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीप में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों का उद्भव एवं उदय, फिर चोल वंश में प्रशासन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज, भारतीय सामंतशाही, सामंत के बारे में तो जानते हैं ना, बताया था ना, सामंतशाही, कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय बस्तियां, व्यापार एवं वाणिज्य, समाज में ब्राह्मण की स्थिति एवं नई सामाजिक व्यवस्था, और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में स्त्री की स्थिति कैसी थी, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानना है। फिर भारत की सांस्कृतिक परंपरा 750 से लेकर के 1200 तक में ही भारत की सांस्कृतिक परंपरा किस तरीके की रही। फिर दर्शन के बारे में पढ़ना है तो आप लोगों को शंकराचार्य एवं वेदांत, रामानुज एवं विशिष्टाद्वैत, मध्य एवं ब्रह्म मीमांसा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर धर्म के बारे में पढ़ना है, धर्म के स्वरूप एवं विशेषताएं, तमिल भक्ति संप्रदाय, भक्ति का विकास कैसे हुआ, इस्लाम एवं भारत में इसका आगमन, और सूफी मत के बारे में जानना है। फिर साहित्य में संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य का विकास, नव विकासशील भाषाओं का साहित्य, कल्हड़ की राज तरंगिनी और अलवरुणी का इंडिया, एवं कला एवं स्थापत्य में मंदिर स्थापत्य, मूर्ति शिल्प और चित्रकला के बारे में। इसके बाद 13वीं शताब्दी में क्या क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गौरी का आक्रमण, गौरी की सफलता के पीछे के कारण, इनके बारे में जानना है। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई एवं प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, सुदृढ़ीकरण, इल्तुतमिश एवं बलबन का शासन के बारे में पढ़ना है। फिर 14वीं शताब्दी में खिलजी क्रांति के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की विज्ञान एवं क्षेत्र प्रसार, कृषि एवं आर्थिक उपाय। फिर मोहम्मद तुगलक जी के में प्रमुख प्रकल्प, कृषि उपाय, मोहम्मद तुगलक की अफसरशाही, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कृषि उपाय, सिविल इंजीनियरिंग, लोक निर्माण में उपलब्धियां एवं दिल्ली के बारे में पढ़ना है। सल्तनत का पतन, विदेशी संपर्क एवं इब्न बतूता का वर्णन। फिर इसके बाद 13वीं एवं 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो समाज में क्या है, समाज के बारे में ग्रामीण समाज की रचना, शासी वर्ग, नगर निवासी, स्त्री के बारे में, धार्मिक वर्ग के बारे में, सल्तनत के अंतर्गत जाति एवं दास प्रथा और भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन के बारे में
पढ़ना है। फिर संस्कृति कौन कौन सी रही होंगी, तो फारसी साहित्य के बारे में, उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य एवं दक्षिण भारत के साहित्य, सल्तनत स्थापत्य एवं नए स्थापत्य रूप, चित्रकला, सम्मिश्र संस्कृति का विकास। और अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था एवं कृषितर उत्पादन का उद्भव, व्यापार एवं वाणिज्य। इसके बाद नंबर आ जाता है 15वीं शताब्दी का। तो 15वीं शताब्दी एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी में राजनीतिक घटनाक्रम एवं उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो प्रांतीय राजवंशों का उदय, बंगाल, कश्मीर, जैनुल आब्दीन, गुजरात, मालवा और बहमनी, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर लोधी वंश, मुगल साम्राज्य का पहला चरण, बाबर एवं हुमायूं के बारे में, शूर साम्राज्य, शेरशाह का प्रशासन, फिर पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रतिष्ठान। इसके बाद 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी। 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी में उसके समाज एवं उसकी संस्कृति के बारे में जानना है, जिनमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टताएं, साहित्यिक परंपराएं, प्रांतीय स्थापत्य, विजयनगर साम्राज्य का समाज, संस्कृति, साहित्य एवं कला के बारे में, जागीर एवं मनसब व्यवस्था की स्थापना, राजपूत नीति, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह एक कुल का सिद्धांत एवं धार्मिक नीति, और कला एवं प्रौद्योगिकी की राज दरबारी संरक्षण। इसके बाद 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी मुगल साम्राज्य में किन किन के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां, साम्राज्य एवं जमींदार, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, मुगल राज्य का स्वरूप, उत्तर 17वीं शताब्दी का संकट एवं विद्रोह, अहोम साम्राज्य, शिवाजी एवं प्रारंभिक मराठा राज्य के बारे में। फिर 16वीं शताब्दी एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज। उस 16वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी और समाज किस तरीके का था, तो जनसंख्या, कृषि उत्पादन और शिल्प उत्पादन, उनके नगर के बारे में, डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्य व्यापार क्रांति मतलब बदलाव, भारतीय व्यापारी वर्ग, बैंकिंग, सीमा एवं ऋण प्रणालियाँ, किसानों की दशा, स्त्रियों की दशा के बारे में, सिख समुदाय एवं खालसा पंथ का विकास हुआ था जब, उसके बारे में भी पढ़ना है। फिर मुगल साम्राज्य कालीन संस्कृति। अभी हम लोग प्रश्न पत्र 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रश्न पत्र 2 के बारे में जानना अभी शेष है। मुगल साम्राज्य कालीन संस्कृति, इनमें फारसी इतिहास एवं अन्य साहित्य, हिंदी एवं अन्य धार्मिक साहित्य के बारे में, मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, प्रांतीय स्थापत्य एवं चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानना है। फिर नंबर आएगा 18वीं शताब्दी का। 18वीं शताब्दी, इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्षेत्रीय सामंत देश, निजाम का दक्कन, बंगाल एवं अवध के बारे में, और पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष, मराठा राजकोषीय एवं वित्तीय व्यवस्था, अफगान शक्ति का उदय, पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में राजनीति, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति। यह बात तो किसी से नहीं छिपी है ना कि ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 के सिलेबस के बारे में हम जानकारी कर चुके हैं। चलिए आप प्रश्न पत्र 2 के बारे में पहुंचते हैं, जिनमें लिखा हुआ है भारत में यूरोप का प्रवेश के बारे में जानना है। इनमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियाँ, पुर्तगाली एवं डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियाँ, आधिपत्य के लिए उनके युद्ध, कर्नाटक युद्ध, बंगाल, अंग्रेज़ों एवं बंगाल के नवाबों के बीच संपर्क किस तरीके के थे, सिराज और अंग्रेज, प्लासी का युद्ध और प्लासी का महत्व। इसके बाद भारत में ब्रिटिश प्रसार, इसके बारे में बंगाल में मीर जाफर एवं मीर कासिम के बारे में, बक्सर युद्ध, मैसूर, मराठा, 3 अंग्रेज मराठा युद्ध और पंजाब के बारे में जानना है। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है ब्रिटिश साम्राज्य की प्रारंभिक संरचना। इनमें प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना, द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट
1833 मुक्त व्यापार का स्वर एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगितावादी और भारत के बारे में जानना है। फिर चौथे नंबर पे लिखा हुआ है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक का आर्थिक प्रभाव। काफ़ी लंबा सिलेबस है ना। इसमें ब्रिटिश भारत में भूमि, इसमें राजस्व, उन बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रियायतवारी बंदोबस्त के बारे में, महलवारी बंदोबस्त, राजस्व प्रबंध का आर्थिक प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय और ग्रामीण समाज का परिक्षीणन के बारे में जानना है। और इसी में खा है पारंपरिक व्यापार एवं वाणिज्य का विस्थापन, अनुद्योगीकरण, इनमें पारंपरिक शिल्प कला की अवनति, धन का अपवाह, भारत का आर्थिक रूपांतरण, टेलीग्राफ एवं डाक सेवाएं समेत रेलपथ एवं संचार जाल, ग्रामीण भीतरी प्रदेश में दुर्भिक्ष एवं गरीबी, यूरोपीय व्यापार का उद्भव एवं इसकी सीमाएं। फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, इनमें क्या क्या, स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन, प्राच्यविद आरंगविद विवाद, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रादुर्भाव, प्रेस साहित्य एवं लोकमत का उदय, आधुनिक मातृभाषा साहित्य का उदय, विज्ञान की प्रगति, भारत में क्रिश्चियन मिशनरी के कार्यकर्ता। सिलेबस संक्षेप में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो धार्मिक सुधारक कौन कौन से थे इनके बारे में भी पढ़ना, और कौन कौन से सुधार हुए थे इनके बारे में, तो कौन कौन से थे, राजा राममोहन राय, ब्रह्म आंदोलन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के युवा बंगाल आंदोलन, भारत में सती, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि समेत समाज सुधारक आंदोलन, आधुनिक भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण का योगदान, इस्लामिक पुनरुद्रवार वृत्ति, फराइजी एवं बहावी आंदोलन, ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया, इनमें रंगपुर डींग 1783, कोल विद्रोह 1832, मालाबार में मोपला विद्रोह 1841 से 1920 तक, संथाल हुल 1855, नील विद्रोह 1859 से 1860, दक्कन विप्लव 1875 एवं मुंडा उल गुलान 1899 से 1900 समेत 8वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन एवं जनजातीय विप्लव के बारे में, और 1857 का महाविद्रोह उद्गम, इसमें से तो एक क्वेश्चन पूछे ही लेते हैं, 100% पूछ ही लेते हैं। 1857 का महाविद्रोह का उद्गम, उसका स्वरूप, असफलता के कारण, उसके परिणाम, पश्च 1857 काल में किसान विप्लव के स्वरूप में बदलाव, 1920 तथा 1930 के दशकों में हुए किसान आंदोलनों के कारण भी, भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारण, इनमें संघों की राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस के जन्म के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का पक्ष, प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यकाल एवं लक्ष्य, प्रारंभिक कांग्रेस के निवृत्त की साम्राज्यिक रचना, नरम दल एवं गरम दल, बंगाल का विभाजन 1905, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भारत में क्रांतिकारी उग्रपंथ का आरंभ। फिर गांधी जी के बारे में पढ़ना है। गांधी जी के बारे में, गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, गांधी का जनाकर्षण, रोलेट सत्याग्रहण, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने तक की राष्ट्रीय राजनीति, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज परिषद, राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक वर्ग आंदोलन, महिला एवं भारतीय युवा और भारतीय राजनीति में छात्र 1885 से 1947 तक की स्थिति, 1937 का चुनाव तथा मंत्रालयों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और वेरल योजना और कैबिनेट मिशन के बारे में जानना है। औपनिवेशिक, बहुत से लोग तो यहाँ तक आते आते ऊब गए होंगे, सोच रहे होंगे कितना है। औपनिवेशिक काल में भारत में 1958 और 1935 के बीच, थोड़ा उल्टा नहीं लग गया है ना, 1935 से 1958 के बीच
संवैधानिक घटनाक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियाँ, इनमें क्या, क्रांतिकारी, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास के बाद भारत से बाहर वामपंथ, कांग्रेस के अंदर का वाम पक्ष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, समाजवाद पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य वाम दल के बारे में। फिर अलगाववाद की राजनीति, इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सांप्रदायिक एवं विभाजन की राजनीति, सत्ता का हस्तांतरण और स्वतंत्रता। फिर एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, इसमें नेहरू की विदेश नीति, भारत और उसके पड़ोसी 1947 से 1964, राज्यों का भाषावाद पुनर्गठन 1935 से 1947, क्षेत्रीयतावाद एवं क्षेत्रीय असमानता, भारतीय रियासतों का एकीकरण, निर्वाचन की राजनीति एवं रियासतों के नरेश प्रिंस, राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी, इस तरीके के प्रश्न। तो 1947 के बाद जाति एवं निर्जातित्व, इसमें उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन राजनीति में पिछड़ी जातियां एवं जनजातियां और दलित आंदोलन। फिर आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन किस तरीके से हुए उनके बारे में, तो भू सुधार योजना एवं ग्रामीण पुनर्रचना की राजनीति, उत्तर औपनिवेशिक भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण नीति और विज्ञान की तरक्की किस तरीके से हुई उसके बारे में, प्रबोध एवं आधुनिक विचार, इनमें प्रबोध के प्रमुख विचार कांट एवं रूसो, कांट के बारे में भी जानना है, उपनिवेशों में प्रबोध प्रसार, समाजवादी विचारों का उदय कार्ल मार्क्स तक, मार्क्स के समाजवाद का प्रसार। फिर आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, इनमें क्या क्या, तो यूरोपीय राज्य प्रणाली की क्रांति एवं संविधान, फ्रांसीसी क्रांति एवं उसके परिणाम। हम लोग विश्व इतिहास पर आ गए हैं अब। अब्राहम लिंकन के संदर्भ के साथ अमेरिकी सिविल युद्ध एवं दास्ता का उन्मूलन, ब्रिटिश गणनात्मक राजनीति 1815 से 1850, संसदीय सुधार, मुक्त व्यापारिक चार्टरवादी। फिर औद्योगिकरण में क्या क्या, औद्योगिकरण में अंग्रेजी औद्योगिकरण क्रांति। तो इस क्रांति के होने के कारण और इसके होने के बाद समाज पर इसका प्रभाव, अन्य देशों में औद्योगिकरण, यूएसए, जर्मनी, रूस और जापान में। औद्योगिकरण एवं भूमंडलीयकरण के भी बारे में जानना है। नंबर आता है राष्ट्र राज्य प्रणाली, इसमें 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय और जर्मनी एवं इटली में राज्य निर्माण, मतलब राष्ट्रवाद कहाँ पर, जर्मनी एवं इटली में राज्य निर्माण। पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव में समक्ष साम्राज्यों का विघटन। फिर साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, इसमें दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, लातिनी अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साम्राज्यवाद एवं मुक्त बाजार, इनमें नव साम्राज्यवाद का उदय। फिर क्रांति एवं प्रतिक्रांति, इनमें 19वीं शताब्दी में यूरोपीय क्रांतियों के बारे में, 1917 से 1921 की रूसी क्रांति, फांसीवाद क्रांति इटली एवं जर्मनी, 1949 की चीनी क्रांति। फिर विश्व युद्ध के बारे में, संपूर्ण युद्ध के रूप में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, समाजीय निहितार्थ, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और उसके परिणाम क्या हुए, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं उसके परिणाम। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, दो शक्तियाँ का आविर्भाव, तृतीय विश्व एवं कूटनिरपेक्षता का आविर्भाव, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं वैश्विक विवाद क्या क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर औपनिवेशिक शासक से मुक्ति, इनमें लातिनी अमेरिका, बोलीवर, अरब विश्व, मिस्र, अफ्रीका, रंगभेद से गणतंत्र तक, और दक्षिण पूर्व एवं एशिया में वियतनाम। भी औपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास, इनमें विकास के बाधक कारण, लातिनी अमेरिका और अफ्रीका के बारे में, इनके विकास और बाधक के कारण हो। फिर यूरोप का एकीकरण, इसमें युद्धोत्तर स्थापनाएं, नाटो, NATO एवं यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी के बारे में, यूरोपियन समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी का सुदृढ़ीकरण एवं उसका प्रसार। फिर यूरोपियाई संघों के बारे में। फिर सोवियत यूनियन एवं विघटन में आता है सोवियत यूनियन का विघटन, ध्रुवीय विश्व का उदय, इसमें सोवियत साम्यवाद एवं सोवियत यूनियन
को निपात तक पहुंचाने वाले कारक के बारे में जानना है 1985 से 1991, पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन 1989 से 2000, शीत युद्ध का अंत एवं अकेली महाशक्ति के रूप में यूएस का उत्कर्ष के बारे में जानना है। मान रहा हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, आप लोगों को सिलेबस देख करके थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना है तो उसके लिए हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।